मुल्क को ज़रूरत खून की जब भी पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं अहले वतन कि ये वतन हमारा है, तुम्हारा ही नहीं। नाज़रीन आदाब, मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन आलम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को आलम पैगाम के जितने भी नाज़रीन हैं, उनको यौम आज़ादी का जश्न बहुत-बहुत मुबारक हो। आज मुल्क 79वां यौम आज़ादी मना रहा है और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि तमाम तर मुतादिद जहाँ तक इदारों से वाबस्ता हैं, उसके वाबस्ता होने के साथ-साथ अमेठी यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत खैर-मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं यौम आज़ादी के बारे में, ख़ास तौर से आज जो हम बात करने वाले हैं कि मुसलमानों का इस यौम या इस आज़ादी के अंदर क्या किरदार रहा। क्योंकि हिंदुस्तान तो सदियों से गुलाम रहा और यहाँ पर जो मुसलमान हुक्मरान आए, उससे पहले जो लोग आते गए उन्होंने लूटा खसोटा तमाम तर चीज़ें की। बाद में भी हमने देखा कि जब ब्रिटिश आए यहाँ पर तो उन्होंने भी इसको यहाँ से इसको लूट करके ये जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो बरतानिया ले गए। लेकिन मुसलमानों का एक किरदार रहा, वो ये रहा कि वो यहाँ पर आए, यहीं पर बस गए, इस मुल्क से मोहब्बत की, इसकी मिट्टी से उन्होंने मोहब्बत की और इसी मुल्क के अंदर बस गए, इसको सजाया संवारा और एक ऐसा जो कि मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर बटा हुआ मुल्क था, उसको एक यकजा मुल्क किया, उसे भारत बनाया। और भारत उस वक़्त भी जो चाहे कुछ भी कहें उसके बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, जितना बड़ा उस वक़्त भारत का रक़बा था, अभी तक भी नहीं था। जो आज़ाद भारत हमारे पास हमें मिला था, उसके अंदर भी आज हम देखें तो पहले 2 टुकड़े हुए, फिर 3 टुकड़ों के अंदर या 3 मुल्कों के अंदर इस वक़्त वो तक़सीम हो गया। ख़ैर, बात कहीं और चली जाएगी, बात कर रहे हैं मुख्य मुसलमानों के किरदार की। इसमें मुसलमानों का किरदार कब से रहा? क्योंकि जो मुस्लिम कौम जो इससे पहले अक़वाम थी यहाँ पर, वो तो एक इससे पहले ग़ुलामी की ज़िंदगी में जहाँ तक गुज़ार ही रही थी, लेकिन जैसे मैंने कहा मुसलमानों ने मोहब्बत की इससे, लेकिन जैसे भी इसके ऊपर नापाक कदम अंग्रेज़ों के पड़े, तो सबसे पहले मुसलमानों ने कहाँ, किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की, जानते हैं अब्दुल वाहिद साहब से। जी भाई साहब। तारीख इसकी जो है ये है कि सबसे पहले जो जिस शख्सियत ने फतवा दिया था जिहाद का ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़, वो थे अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी। जी, बहुत ही मारूफ़ नाम है उनका। और उन्होंने बोला था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करना या उनके ख़िलाफ़ जिहाद इस वक्त ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि जो सबसे पहले सहाफ़ी जिनकी शहादत हुई जंग आज़ादी के दौरान, जी, मौलवी बाक़िर हुसैन, जी, जामा मस्जिद में, तो उनके अख़बार का नाम था दिल्ली उर्दू अख़बार। जी, तो उनको जो है तोप के सामने बाँधा गया और उसके बाद जो है तो इस तरह से करके किस तरह से लोगों को उड़ाया गया है। कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो है चूँकि मग़रबी यूपी जो है ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद उस वक़्त कायम नहीं हुआ था, वो तो बाद की बात है। वो तो 58 लेकिन के बाद की बात है। जी, लेकिन जो है उस दौरान में भी जो चीज़ें हुई हैं और ये पूरे का पूरा जो है, तो आपने जो है शुरू में आपने एक बात रखी थी कि भई इस हिंदुस्तान को इतना बड़ा मुत्तहिद एक भारत बनाने में और इतना बड़ा एक वसीअ व अरीज़ रक़बा रहे मुल्क का और एक ऐसा हो, तो इसके अंदर बिला शुबहा जो है, ये बात है कि उसमें उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। क्योंकि अगर हम उससे पहले देखें तो जो चोलाज़ वग़ैरह थे या राजराजा बोलते हैं जिनको, या उसके बाद जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा वग़ैरह का रीजन है, आप तमिलनाडु से थोड़ा-सा और ऊपर आइए साउथ के अंदर, जी, उसके बाद कर्नाटका वग़ैरह आइए आप। अगर हम और इधर आते हैं, जो मिडिवल हिस्ट्री की इंडिया की शुरुआत होती है, जिसका आखिरी जो है मतलब एक तरह से प्राचीन भारत जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, तो जो लास्ट रूलर माने जाते हैं, वो हर्षवर्धन माने जाते हैं। तो हर्षवर्धन के बाद जिस तरह से जो है फिर कुछ लोग आते हैं और फिर तो आप देखिए कि हर्षवर्धन के बाद एक तरह से वो जो एक कांसेप्ट है पूरे भारत का कि एक इतना बड़ा विशाल भारतवर्ष होगा, एक इतना बड़ा, तो वो कहीं न कहीं एक तरह से मुंदमिल हो गया था। तो उसके रिवाइवल के लिए कई बार क्या है कि एक निज़ाम कुदरत है, जी, चेंजेज़ आते हैं। जी, लोग लोग बोलते हैं कि भई जैसे दिन और रात का होना ज़रूरी है, तो जी, इसी तरह से तारीख़ के अगर हम औराक़ पलटें, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि वो तब्दीली लाता रहता है। उसका अच्छे, बुरे, सही, दुरुस्त ये इससे मतलब नहीं है। वो एक तब्दीली है जी, और वो आती रहती है। तो भारत के अंदर जो ये हुआ जो आपने बात की कंट्रीब्यूशन, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन
जो मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे आए, चाहे वो सल्तनत पीरियड हो या ये, उन्होंने इस मुल्क को वसी व अरीज बनाने में, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ सैकड़ों राजा थे, अजमेर के राजा अलग थे, दिल्ली के अलग थे, उधर के थे अलग थे, राजस्थान वाले अलग थे, मराठा अलग थे, ये सारे, तो ये जो पूरा स्कैटर्ड इंडिया था भारत, एक सल्तनत इसको के तहत मुत्तहिद ला दिया, करने में मुत्तहद और करके। एक पूरा यूनिफाइड, या जिसको हम बोलें कि भारत के यूनिफिकेशन में, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी, अब जी, दूसरी तरफ जो मैंने सवाल किया था, सबसे पहले अभी अंग्रेज़ कदम जमा ही रहा था। जी, बंगाल में सबसे पहले जो उनसे बरसरे पैरोकार हुए, जी, वो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल जी, के अंदर। जी, अब आप सोचिए कि 1857 जो है, वो उससे उसके पहले की ठीक 100 साल 18 पहले, हाँ, ठीक 1757 के अंदर प्लासी की जंग होती है। जी, जी। उसके अंदर आप देखिए कि बहुत मशहूर वाकया है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, हुँ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भंग हुई है, वो 1857 के गदर के बाद बाद हुई है। अंग्रेज गदर बोलते हैं उसको, म्यूटिनी। जी, जो भारत के लोग हैं वो बोलते हैं पहली जंग जंग आजादी। आज़ादी। जी। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम मुकर्रर हुए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के कई सारे काम थे, और उनमें एक काम ये भी था कि जो प्लासी की जंग हुई थी, इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, और जो दूसरी जंग हुई थी, अगर हम उसको दूसरी मान लें 1857 के, उसको जी, उस जी। उस उस वाले नजरिए से, क्योंकि 1857 से ठीक 100 साल पहले हुँ, 1757 में प्लासी की जंग हुई है। तो उस जो 1857 की जंग थी, इसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई थी बाकायदे मौलाना आजाद ने, और उसके ऊपर बाकायदे रिसर्च हुआ। और उसके बाद फिर जो है बहुत सारी बातें खुलकर के सामने आई कि उसके फेल होने के की वजूहात क्या वो थी, जो नाकामी की। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो रॉबर्ट क्लाइव का एक कोट है जो बहुत मशहूर है। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि जब हमारी मिलिट्री आ रही थी अंदर प्लासी जाने के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ पहाड़ियां थीं, कुछ और टीले वगैरह थे। इसके दोनों तरफ हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद थी, बंगालियों की या जी, जो भी लोग थे। तो हमें डर हुआ कि अगर इन्होंने ईंट पत्थर भी फेंकने शुरू किए, तो मेरी आधी फौज खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि जब हम उस तरफ बढ़ रहे थे आगे प्लासी के मैदान की तरफ, तो लोग जो है बड़े जोशो खरोश में थे, और उनको लग रहा था कि शायद कोई और बेहतर तब्दीली होने वाली है। तो वो अगेंस्ट नहीं थे अंग्रेजों के। हुँ, अब आप सोचिए कि अंदर खाने हो क्या रहा था। हमें जब हम इतिहास को पढ़ते हैं या तारीख को, तो हमें मुतअद्दिद पहलू रखने पड़ते हैं। जी, सिराजुद्दौला नवाब थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिनको आपने जमींदार, या जिसको हम बोलते हैं सामंती प्रथा थी, या जो और आपके गवर्नर्स वगैरह थे, या जो और निचले स्तर के लोग थे, वो अवाम पर कितने मजालिम कर रहे होंगे, सही आपकी कितनी नजर थी या नहीं थी। हाँ, भाई अगर नजर होती तो अवाम इस तरह से तालियां क्यों बजाती अंग्रेजों के आने के ऊपर। सही बात। तो हकीकत इस अवाम का भी ये था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक तरह से पहली जंग थी, और जी, अंग्रेजों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जीत जाएंगे। जी। और उसके बावजूद वो प्लासी के जंग में और जो बाकायदे। मैं उसकी जी, इतना हम उसकी तफ़सील में नहीं जा रहे भाई साहब इतना, हमें कह रहे हैं उधर सिराजुद्दौला, जी, दक्कन में टीपू सुल्तान, जी, जिसके ऊपर आज हम अगर हिस्ट्री में देखें तो कभी गद्दार, कभी कुछ, कभी इस जी, तरह जी, की जी, चीज़ें करी जाती। टीपू सुल्तान का एक अहम रोल रहा। जी, मैं उनकी तफ़सील में तो नहीं जाऊँगा जी, उस जी, जी, उसमें कि हाँ, उन्होंने क्या किया या नहीं किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बात जब जब वो शहीद हुए टीपू जी, जी, सुल्तान, जी। तो उसकी लाश पे पैर रख कर के या उसमें खड़े होकर कहते हैं, आज से हिंदुस्तान बेशक, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स थी टीपू सुल्तान की। सिराजुद्दौला के साथ ये था कि कुछ लोगों ने बगावत की, सिराजुद्दौला मारे गए, पकड़े गए। जी, उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती कि उन्होंने अंग्रेजों को हराया हो। हाँ। लेकिन ये जो टीपू सुल्तान का है पूरा रिजीम, हुकूमत है, इन्होंने 3-3 बार अंग्रेजों को शिकस्त फाश दी है, और इस कई बार अगर ट्रीटीज हुई भी हैं। हुँ, शुरू का आप देखिए, बिल्कुल इब्तिदाई सूरत हाल है। टीपू सुल्तान को सिर्फ क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया हैदर अली ने, हैदर अली जंग कर रहा है, हुँ। वालिद जो है टीपू जी, के। जी, जी। तो आप देखिए कि हैदर अली घिर गए, ब्रिटिश मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया हैदर अली को, अब कोई बचने का रास्ता नहीं। अचानक जो है आप देखिए कि वो जो है फिर टीपू सुल्तान तक खबर पहुंचती है कि इस तरह से मैसूर की मिलिट्री को अंग्रेजों ने घेर घेर लिया लिया है। जाता और वो फिर वो आदमी अटैक करता है, मैसूर से एक फ्रेश मिलिट्री फोर्स आती है, और वो किस तरह से अंग्रेजों को काट करके रख देती है। तो ये हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा कि अंग्रेज इतने खौफजदा थे कि भाई हैदर अली ठीक है, हैदर अली है, लेकिन ये जो टीपू सुल्तान है, ये तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर हैदर अली का भी बाप है, बेटा होने के बाद भी। हाँ, वो एक तो स्ट्रैटेजी और ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, और उसके बाद टीपू सुल्तान ने जो मिसाइल बनाए, आप देखिए, सबसे पहला वो जो आप भिड़ंता देखिए उसी कि दौर में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो अपनी लिखी है बुक विंग्स ऑफ फायर,
उसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं। इवन जब वो ब्रिटेन वगैरह में गए, तो अपनी स्पीचेज़ वगैरह में उन्होंने कई बार कोट किया है कि हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि यूरोप को भी ये पढ़ना चाहिए कि दुनिया में मिसाइल का जो मौजिद है, वो टीपू वो सुल्तान। जो है टीपू सुल्तान है। उसके अलावा आप देखिए कि जब फ्रेंच वगैरह ये सब उनके एम्बेसडर्स वगैरह आए, तो खुद घड़ियां भारत के अंदर बनती थीं। वो जी, टीपू सुल्तान ने बाकायदे कारखाने कायम किए थे जहां घड़ियां वगैरह बनती थीं। जिसका और टीपू सुल्तान ने एक बेहतरीन घड़ी एक फ्रेंच एम्बेसडर को गिफ्ट की थी। जी, तो ये इस तरह की वो जो है, तो कितना विजनरी लीडर था वो। उनको देखिए डेमोनाइज कहाँ किया गया टीपू सुल्तान हम को। उसकी बात उसकी बताना चाह जी, रहा था उसकी, क्योंकि ये तो हम इंशाल्लाह ताला जी, उस पे पूरी सीरीज़ करते रहेंगे जी, जी, जी। और एक-एक शख्सियत के ऊपर। और अब हमने तय किया इंशाल्लाह नाज़रीन को बता दें, एक-एक शख्सियत को लेंगे कि मुसलमानों में क्या किरदार रहा। जी। उसको हम हर हफ्ते आपको एक शख्सियत की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर हुँ, कोशिश करेंगे कि हम पूरा उसका क्या-क्या हो रहा, उसमें तफ़सील फ़िलहाल हम ये बता रहे हैं आपको कि इस वक़्त जो है ये शुरुआत में जैसे अंग्रेज़ कानून जब आ रहा था, सबसे पहले सिराजुद्दौला ने, दक्कन में टीपू सुल्तान ने, इन्होंने रोका। और क्या-क्या अंग्रेज़ों को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया। अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर आज से हिंदुस्तान हमारा हो, जबकि वो इसी टीपू सुल्तान का बड़ा मशहूर कौल है कि 100 दिन की गीदड़ की ज़िंदगी से 1 दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। अब हम आगे आते फिर 1897 बहुत मुख्तसर में, क्योंकि हम इन पे एक-एक शख्स से जी, बहुत जी, जी, जी। तफ़सील से बात बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वक़्त फिर ज़्यादा लंबा जी, हो जी, जाएगा। बेशक। तो हम कह रहे हैं कि अब आ रहे हैं सीधे 1857 के ऊपर। जी, जी, जी। 1857 के अंदर उलमा किराम ने फ़तवे दिए, अंग्रेज़ की नौकरी को हराम करार दे दिया। जी, जी। किस-किस तरह से उनकी कुर्बानी है दिल्ली के अंदर, और तमाम यहाँ दिल्ली से लेकर किस कहाँ तक जो एक रोड है, इसके ऊपर तमाम तर लाशें लटकी हुई थी। 500 उलमा किराम को तो यहीं पर फांसी दे दी गई जी, जी, थी। जी, बिल्कुल। जी, आज उनको फ़रामोश-सा कर दिया गया। उसका जो है सबसे बड़ा रीज़न ये है फ़रामोश होने का। अब आप देखिए कि अभी तक हमने जो आपके साथ बात हुई अभी तक हमने मुस्लिम रूलर्स की बात की है। सिराजुद्दौला हों, टीपू सुल्तान हों, बहादुर शाह ज़फ़र हों। अब हम आते हैं अवाम की तरफ। अवाम में जो सबसे बड़ा रुझान गया, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, जिन्होंने फ़तवा दिया सबसे पहले जिहाद का अंग्रेज़ों से। उसके बाद जो सबसे पहली मूवमेंट शुरू हुई, वो थी सैयद अहमद शहीद की। सईद अहमद शहीद की उसके बाद उन्होंने अवाम जी, को किस तरह से जोड़ा। उसके बाद जो है आप देखिए देवबंद तहरीक पैदा होती है बाद में। उसके बाद फिर किस तरह से जो है इवन आप देख लें कि जामिया मिल्लिया वगैरह का जो वो है मूवमेंट है पूरे का पूरा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया बड़ी जो कि मशहूर दिल्ली में तहरीक है। है रेशमी तो रुमाल। ये सारी की सारी तहरीकें, और रेशमी रुमाल के बाद और आप आइए खिलाफत तहरीक मौलाना मोहम्मद अली तहरीक जौहर की। खिलाफत, ठीक है। तो ये सारी की सारी तहरीकात इंडिया की सबसे बड़ी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सबसे पहली मास मूवमेंट अगर कोई मानी जाती है, तो उसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। तो ये जो है, तो अवाम को बहुत बड़े पैमाने पर जोड़ा गया था, और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, जिसको पारा-पारा करने के लिए आप देखिए कि इन्होंने कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। किस तरह से उर्दू जो कि एक ज़बान थी हिंदवी, जिसके अंदर उसको हिंदी और पाकिस्तानी वैसे, ज़बान बना दिया गया, उसको जो है मुसलमान से जोड़ दिया। उसको किस तरह से पर्शियनाइज़ किया गया, यानी फ़ारसी के और अरबी के सख़ील अल्फ़ाज़ जोड़े गए। इसी तरह से एक हिंदी ज़बान, मतलब उर्दू का नाम पहले हिंदी था, लेकिन हिंदी के नाम से एक नई ज़बान का इख्तिरा किया गया, गढ़ा गया, और उसके अंदर संस्कृत के और कुछ हिंदुस्तानी ज़बानों के अल्फ़ाज़ लाए गए। तो इस तरह से करके ये डिवीज़न अंग्रेज़ों ने क्रिएट किया, और फ़र्दर जो है जब 1905 आता है, तो जब इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, तो उसके बाद से इन्होंने दागबेल डाली, और फिर ये नफ़रत बढ़ती गई, और वो नफ़रत यहाँ तक बढ़ी कि आज जो कुछ हम भारत के अंदर देख रहे हैं, तो ये उसी का जो है पेशखीमा है, एक उसी थोड़ा-सा का एक एक नतीजा है। एक थोड़ा-सा जी, और कहूँ कि इससे पहले जो इस वक़्त मौजूदा दौर के अंदर हम जी, आ रहे हैं, इस वक़्त जो अवाम के अंदर एक नफ़रत, चाहे हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तौर से हो, चाहे इनके चीफ़ मिनिस्टर जी, जो है वज़ीर आला की तौर से हो, कभी 80-20, कभी कपड़ों से जी, पहचानना, कभी भैंस खोल के ले गए, कभी इस तरह जी, की जी, चीज़ें, ये सब चीज़ें आज वो लिहाज़ भी ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा जी, लगता है कि नफ़रत जैसा आप बता रहे हैं ना, उसी वक़्त नफ़रत तो पैदा हो गई थी, जी, लेकिन उस वक़्त क्योंकि शाना-बशाना लोग लड़े थे, जी, जी, और जी, उस वक़्त में कहीं न कहीं एक आँखों के में शर्म, लिहाज़ बाकी था। और एक और जो इल्ज़ाम लगता है बँटवारे का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस कदर रोकने की कोशिश की थी, उनको मुसलमानों को कि भई बँटवारे को रोकने की कोशिश की। जी, जी, जी। लेकिन जिन्हें की टू नेशन थ्योरी, और कुछ यहाँ भी देखिए, ऐसे लोग। टू नेशन थ्योरी जिन्ना की नहीं थी। ये पूरी हिस्ट्री के अंदर इवन जो भारत के बड़े-बड़े इतिहासकार हैं, वो सब लोग मानते हैं इसको, कि टू नेशन थ्योरी सबसे पहले दामोदर सावरकर ने दी थी। और जो सबसे पहली गवर्नमेंट भारत के अंदर बनी है आज़ादी से पहले एज़ अ एक्सपेरिमेंट, मु एक्सपेरिमेंट जी। जी, मुस्लिम लीग की, तो वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की यूनाइटेड गवर्नमेंट थी।
तो इसलिए बोलना कि भाई ये थी वो थी, तो ये दोनों लोग अंग्रेजों के आलयकार थे। ये लोग इस तरह से करते थे काम और अंग्रेजों ने इनको प्रमोट किया है काफी हद तक। तो इस तरह से जो है, तो इसमें मुस्लिम अवाम कभी साथ में नहीं रही उनके। मोहम्मद अली जिन्ना भी सिर्फ एलीट मुस्लिम्स के, जो जमींदार सामंत वगैरह थे, उनके थे। उन्होंने सिर्फ इसका जी, मुस्लिम इस्तेमाल किया। मासेज हमेशा उलमाए कराम के साथ थे, और पूरे उलमाए कराम कांग्रेस पार्टी के साथ थे। और आज भी आप देखिए कि हमारा जो मासेज है, वो आज भी जो है पूरे मुल्क के साथ है, और उसने कभी डिवीजन का या पार्टीशन की तायद आम मुसलमान ने कभी नहीं की थी। ये सिर्फ एलीट मुसलमान थे, जमींदार थे, जिनको अपनी जमींदारी जाने का खतरा था। वरना आम मुसलमान पहले भी एक मुत्तहदा हिंदुस्तान का हामी और था, जी, और आज भी हामी है। और इसकी मिसाल अगर आप देखें, जी, इसकी ये यकीन कैसे होता है इस चीज़ की कि आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई जी, चकबंदी नहीं है। वहाँ भी आज जी, भी कोई 30,000, कोई 50,000, जी, जी, जी। कोई 80,000, कोई आप देखिए 20,000, मौलाना इस तरह आजाद के। का मशहूर कौल है, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान बनने के 25 साल भी नहीं लगेंगे कि तुम्हारे टुकड़े होंगे, और दुनिया ने देख लिया कि 24 साल के बांग्लादेश अलग। अंदर, हाँ जी, 24 साल के अंदर बताइए आप, टुकड़े हो गए। अगर आप मजहब की बुनियाद पर बने थे तो वजूहत क्या थी? बस अब आखिर में जी, हम इसको रैप अप करेंगे, वाइंड अप जी, करेंगे, इसको हम करेंगे कि इस वक्त मौजूदा हालात जो चारों तरफ दिखाई देती है हमें, कहीं मॉब लिंचिंग रोजाना दिखाई जी, जी, देती। इस वक्त हम मीडिया पे भी एक जी, जहर देखते हैं उगलते हुए। अभी हमने रात में भी देखा एक टीवी चैनल के ऊपर, वो कह रहे थे वहां पर बैठ करके कि जो बंटवारा, जो विभाजन हुआ, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, कि इतने लोग, सिर्फ 80 लोग या 80 लाख लोग, इतने लोग गए और वहां से 83 लोग आए, इस तरह से। और अगर कोई देखते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, तो बांग्लादेश के अंदर देखे। इस सब चीज़ के बीच में बस ये आखिरी सवाल है, उसका बहुत मुख्तसर में जवाब, कि मुसलमानों का रोल क्या है, और ख़ास तौर से वो उलमा इकराम जो उन्होंने एक अपना एक निशान, वो जो रोल अदा किया था उस वक़्त, उनकी क्या है? बस बहुत मुख्तसर सा। इस वक्त जो है मुसलमानों के लिए जो रोल है, और उस सिमत में बहुत अच्छी कोशिशें हो रही हैं भारत के अंदर। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने पसमानदा तबकात हैं और जो लोग यहाँ पे हैं दबे कुचले, उन सबको एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म पे या एक यूनिफाइड ऐसा जो है इस, और इसका शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग और इवन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के भी समझ में आ रहा है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे साउथ इंडिया हो, या जो और हैं दूसरे इलाके, तो वहाँ जो है पसमानदा और मुसलमान और जो दिगर कौमें हैं, तो वो लोग जो है इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है और वो कौन सी फोर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया जी, कि जो पहली हुकूमत बनी थी, तो इसलिए जो है बहुत रोशन मुस्तकबिल है। और जब समाज में तब्दीली आती है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हम एक ट्रांजिशन पीरियड इसको मान लें, और मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है जी। इन सारे वाक़यात के बाद। बहुत हम शु एक जी, जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। जी, नाज़िम, बहुत-बहुत हिंदुस्तान शुक्रिया। की जो खूबसूरती है, वो यही है कि यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो यहाँ की डाइवर्सिटी है, वही इसकी खूबसूरती है। और इसको कुछ देर के लिए ज़रूर, ये ज़रूर हो सकता है कि झटका लग जाए, कुछ लोग इसके अंदर या इस गंगा जमनी तहज़ीब के अंदर ज़हर घोलने की कोशिश करें। लेकिन ये रिश्ता इतना मज़बूत है, और ख़ास तौर से ये रिश्ता हमें यौम आज़ादी पर दिखाई देता है, जहाँ पे वो कोई भी किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, एक जश्न के तौर पर हम इसको मनाते हैं। और इस ये मुल्क की जड़ें बहुत मज़बूत हैं, और इंशाअल्लाह इसको हम कमज़ोर भी नहीं होने देंगे। वक़्त के साथ-साथ जो तमाम तर जो और कुछ फ़िरका वाराना ताकतें हैं, वक़्त के साथ-साथ ये भी अपने अंजाम को पहुँचेंगी। तो फ़िलहाल मेरे साथ आज प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।